Good morning, dear students. We are doing chapter 2, structure of atom. And in this chapter, we have discussed discovery of cathode rays, anode rays, and discovery of neutron. So today we will discuss models of atom. इन मॉडल्स ऑफ एटम में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट थे एटम के अंदर। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला मॉडल दिया गया वो मॉडल दिया गया था जे थॉमसन ने दिया था बच्चों। और जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम की स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जिन्हें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नेम दिया गया था। तो कैसे ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर, ये अब क्यूरियोसिटी बन चुका था बहुत सारे साइंटिस्ट की। तो बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए। उन मॉडल में ये बताया कि ज़रूर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कुछ इस तरीके से एटम में प्रेजेंट होंगे। तो जो सबसे पहला मॉडल दिया था वो जे थॉमसन मॉडल था, जिसे आपने पढ़ा भी हुआ है क्लास 9 में, जिसे आप क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल ऐसा क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। वाटरमेलन मॉडल इसलिए कहते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये कहता है जैसे वाटरमेलन को अगर आप कट करें तो वाटरमेलन में सीड प्रेजेंट होते हैं और वाटरमेलन का फ्रूटिश पार्ट होगा, रेडिश कलर का जो फ्रूट पार्ट होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसने कहा कि ये जो फ्रूट पार्ट है कुछ ऐसे ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जैसे सीड प्रेजेंट होता है वाटरमेलन के अंदर वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। ऐसा कहा था जे थॉमसन ने, जो कम्प्लीटली इमेजिनरी था, किसी प्रैक्टिकल एविडेंसेस के ऊपर ये मॉडल नहीं था, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए तो इसको माना गया, लेकिन फिर रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो आपको स्कैटरिंग रिजल्ट मिलते हैं वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि अगर एटम की स्ट्रक्चर रियल में ऐसी होगी कि प्रोटॉन ऐसे स्प्रेड होगा और उस प्रोटॉन के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, तो हमें इस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता। तो या तो एक्सपेरिमेंट गलत था या फिर ये मॉडल गलत था। तो एक्सपेरिमेंट तो बार बार परफॉर्म करके देखा था, प्रैक्टिकल एविडेंस पे बना हुआ था, तो प्रैक्टिकल जो हुआ था, एविडेंस जो वहाँ से मिले थे, इसका मतलब वो तो करेक्ट थे। इसका मतलब जो जे थॉमसन मॉडल था वो रॉन्ग था, ठीक है। तो जे थॉमसन मॉडल में आपने पढ़ा कि भाई प्रोटॉन्स जो हैं वो स्फीयर बना लेंगे। प्रोटॉन्स मेक्स ए स्फीयर इन विच electron are present, or you can say electron are embedded. Electrons are embedded in it. ठीक है। और आगे जाके लिमिटेशन भी आ गया। इसकी लिमिटेशन क्या आई बच्चों? लिमिटेशन ये आ गई कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी और भी लिमिटेशन थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता आपका एटम। तो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने किया था, उसका नाम था रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड मॉडल आप पढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल में कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानने को मिला, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एटम तो विजिबल है नहीं। अब एटम विजिबल नहीं है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही बार में एटम का सही मॉडल बन गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके लिए तो हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया जाएगा कि कैसे पता, मतलब कन्फर्म किया गया कि एटम कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, आप सब जानते हैं रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा कि भाई अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसमें आपने ये रिजल्ट देखा था कि एक आपके पास यहाँ पर एक अल्फा सोर्स था जो अल्फा पार्टिकल्स जनरेट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल वहाँ से निकल रहे थे, वो स्ट्राइक कर रहे थे गोल्ड फॉइल पर।
और गोल्ड फॉइल से निकलने के बाद हमने एक ZNS स्क्रीन लगा रखी थी, ZNS स्क्रीन लगा रखी थी। तो ये पार्टिकल्स मोस्टली सीधे जा रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे और बहुत ही कम क्या हो रहे थे, रिबाउंड हो रहे थे, वापस जा रहे थे। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी, जिन 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रिजल्ट ये बताया गया था कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, ये आपको बताया गया। उसके बाद ये बताया गया कि जो मास होगा किसी भी एटम का वो ओरिएंटेड होगा सेंटर में। ठीक है, मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में वो मास जो होगा, कंप्लीट एटम का जो मास होगा वो कंसंट्रेट होगा, और इस सेंटर को ही नाम दे रहे थे आप क्या, न्यूक्लियस का। तो ये देखा गया कि भाई यहाँ से इसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली रदरफोर्ड ने। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट के बेसिस पे उसने एटम की स्ट्रक्चर को बताया कि एटम ज़रूर कैसा दिखता होगा। एटम कुछ ऐसा दिखता होगा कि एटम के अंदर, एटम के अंदर इसने कहा पहले ऑब्जर्वेशन एंड उसके बाद उसका रिजल्ट, और उस रिजल्ट के बेसिस पे इसने एटम की स्ट्रक्चर को प्रपोज किया कि एटम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखती होगी कि बीच में कोई सेंटर हैवी चार्ज पार्टिकल हो जिसकी वजह से ये डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस का। और इस न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट बच जाता है एटम का उसे नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का, उसे नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। ठीक है बच्चों, तो ये रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि ज़रूर एटम कुछ ऐसा दिखता होगा, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा, उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे कैसे भी। ठीक है, एटम न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन ये भी अगर हमने मॉडल देखा तो इसमें भी कुछ खामियां निकल के आ गई। क्या लिमिटेशन निकल के आई थी? लिमिटेशन इसकी मेनली जो लिमिटेशन हमारे सामने आई थी वो लिमिटेशन क्या थी कि भाई अगर ऐसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस इसने कहा था पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। तो धीरे धीरे इस पॉजिटिव चार्ज पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो एटम जो होगा कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन एटम तो स्टेबल है। ठीक है, तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था आपका रदरफोर्ड जो मॉडल था। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद नील्स बोर नाम का साइंटिस्ट आया और उसने कुछ हद तक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन भी किया, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बोर मॉडल को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बोर मॉडल से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक करेंगे ताकि आप बोर मॉडल को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो ये 2 मॉडल आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़े हैं। अब इसके बाद एक बार हम एक छोटा सा टॉपिक है बोर मॉडल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पहले उस टॉपिक को करने वाले हैं, और वो क्या है देखिए। एटम की जो प्रॉपर्टी थी वो डिपेंड हो रही थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। तो वहाँ से कुछ टर्म्स बताई गई कि एक तो टर्म रहेगी एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये एटॉमिक नंबर आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल होगा किसके? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, या फिर इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? देखिए, प्रोटॉन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कंडीशन अप्लाई कर दी कि एटम क्या होना चाहिए? ऑफ न्यूट्रल एटम, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से आप एटॉमिक नंबर बिल्कुल नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है प्लस 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। लेकिन मान लीजिए Cl नेगेटिव की बात करते हैं तो Cl नेगेटिव में प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? 18। तो अगर हम अब भी यही कहते हैं
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 18 आता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होंगे उनके बेसिस पर आप बताते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बताना चाहते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटम मस्ट बी न्यूट्रल। ठीक है, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं एटॉमिक मास। फिर ये देखा गया जो एटॉमिक मास है, अब एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का जो मास होगा 1 U के बराबर, और इसी तरीके से प्रोटॉन के साथ जो आप न्यूट्रॉन ले रहे हैं, तो न्यूट्रॉन का भी जो मास था वो 1 U के बराबर था। तो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर आप नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है U में। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट आपके पास क्या आ जाता है, एटम का मास आ जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं, प्लस में 4 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने बताया प्रोटॉन इक्वल टू U प्लस न्यूट्रॉन का भी जो मास है वो U के बराबर है, तो 4U, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7U आ जाएगा। ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है 7U ही होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स निकल आती है। आइसोटॉप, आइसोबार, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है बच्चा, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आपने टर्म्स पहले भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होता क्या इनमें, आइसोटॉप जब आप कहते हैं नंबर ऑफ, सिंपल आपको बताता हूँ, एटॉमिक नंबर जब सेम हो, एटॉमिक नंबर जब सेम हो इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर इज डिफरेंट बेटा। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, तो यहाँ पर दोनों में प्रोटॉन नंबर तो सेम रहने वाला है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट बिकॉज इट हैव 12 एंड इट हैव 14। तो यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट है, तो इन्हें आप आपस में क्या करेंगे, आइसोटॉप, दीज आर आइसोटॉप। ठीक है, तो आइसोटॉप जो होंगे वो हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं, एक ही एटम के होंगे, जैसे कार्बन 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 ऐसे मिलेंगे आपको। और जो आइसोबार होंगे वो डिफरेंट एटम्स के होंगे, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। ठीक है, ऐसा आप पढ़ते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14 है, तो देखिए मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेंगे, डिफरेंट एटम्स रहेंगे, लेकिन उन डिफरेंट एटम्स का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे एटम्स को आप क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होंगे, विच हैव सेम नंबर ऑफ डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, यस एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, न्यूट्रॉन सेम है। तो देखिए न्यूट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन 14 है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 16 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ से इस फॉर्मूले से भी आपको क्लियर हो रहा होगा ये तो। ठीक है, एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर अगर मैं करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने आएंगे, 8, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 8। तो इट मीन्स ये दोनों आपस में, ये जो स्पीसी होंगे, ये जो एटम्स होंगे, दे आर आइसोटोप। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होंगे वो एटम्स या आयंस, एटम्स और आयंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम हो। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो, तो जैसे Na पॉजिटिव है, सो इट हैव 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, नियोन हो सकता है इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है।
फ्लोरीन नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन भी हो सकता है 3 नेगेटिव, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिन एटम्स या आयंस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर कुछ आपको मैं कल क्वेश्चंस सेंड करूँगा, आज ही कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे। तो इस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप, आइसोटॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ने वाले